शुरू करती है। और हम तो यही चाहते हैं कि हमारा समाज जहां भी रहे अपने हक अधिकार के बारे में लड़ने का काम करे, समझने का काम करे। तो इसके लिए हमको ऐसा प्रतिदिन बोलना पड़ता है। हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलने में, मगर बोलना पड़ता है ताकि धक्का लगेगा तो गाड़ी चलेगी, धक्का नहीं लगेगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए प्रतिदिन बोलना पड़ता है। साथियों, जब देश में अंग्रेज थे तो हमारी गिनती करते थे। अंग्रेज चले गए, पंडित जी नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने हमारी गिनती रोक दी। मैं बहुत दिन तक सोचता रहा, आखिर पंडित नेहरू जी को हमसे क्या दिक्कत है, हमसे क्या परेशानी, पंडित नेहरू जी को हमसे क्या समस्या थी जो हमारी गिनती को रोक दिए। हमारे लोग तो पंडित नेहरू को नेता नहीं मानते थे, भरे। तो उस चुनाव को सरदार वल्लभ भाई पटेल चुनाव जीत गए। सरदार वल्लभ नेहरू जी ने गांधी जी को कहा, देखो प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे, हम मानेंगे नहीं, भले चुनाव में हमको वोट नहीं मिला है लेकिन प्रधानमंत्री तो हम ही। सरदार अपना नाम फिर पर्ची जेबी कृपलानी को पकड़ा दिया, जेबी कृपलानी ने फिर पर्ची सरदार पटेल को पकड़ा दिया। तो सबको पता चल गया कि सरदार पटेल अपने मन से नाम वापस नहीं ले रहे हैं, गांधी जी ने दबाव। और फिर नेहरू होगी तो हर 10 साल में ये आंकड़ा आएगा, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%, ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52%। और ये क्या 52%। चलो एक जनगणना में दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी ओबीसी के तो दूसरी जनगणना में जल जाएगी, दूसरी जनगणना में ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलेगी, तीसरी जनगणना में जल जाएगी। तो पंडित नेहरू ने सोचा कि हम लोगों ने जो पढ़ा नहीं मिलना चाहिए, तो गांधी जी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे थे कि जो पढ़ा लिखा आदमी है ग्रेजुएट, उसको वोट का अधिकार होना चाहिए, जो इनकम टैक्स देता है उसको वोट का अधिकार होना चाहिए। मगर बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे सबको वोट का अधिकार। जो चुनाव लड़ रहा है उसका चुनाव चिन्ह एक जोड़ी बैल है, तो बैल तो हर आदमी पहचानता है, अनपढ़ आदमी भी पहचानता है। और फिर बैलेट पेपर में एक जोड़ी बैल छाप दिया जाए। तो जो आदमी राम जी ने सोचा सबको वोट का अधिकार अम्बेडकर ने दिलवा दिया। अब अगर हर 10 साल में गिनती होगी तो आंकड़ा आएगा ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 52 आया। 71 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी और फिर इंदिरा जी ने हमारी गिनती को रोक दिया क्योंकि नेहरू की। फिर 81 में फिर इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री थी, फिर उन्होंने हमारी गिनती को रोक दी। 91 में फिर नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री, वो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने भी हमारी गिनती को रोक दिया। और फिर हमारे पीछे नहीं लगेगा और वो अपनी सरकार बना ले, तो उन्होंने भी हमारी गिनती रोक दिया। फिर 2011 10 साल बाद 2011 में फिर गिनती का समय आया और 2011 के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने 51,000 प्रोग्राम पूरे भारत में लगाने का काम किया। किस बात को लेकर लगाने का काम किया कि जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। और ये पर्चा जितने ओबीसी क्लास के नेता थे सबके पास भेज दिया। तो ओबीसी के नेताओं ने पर्चा पढ़ा, जानवरों की गिनती होती है हमारी नहीं होती है, तो उनको बहुत गुस्सा है और उन्होंने देश की पार्लियामेंट बंद कर दिया। कहा जानवरों की गिनती करते हो हमारी नहीं करते, तो देश की पार्लियामेंट बंद कर दिया। आपको याद होगा कि पार्लियामेंट बंद हो गई, बड़ा हंगामा हुआ। मनमोहन सिंह जी सामने आए और मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम जनगणना, मगर कांग्रेस वाले बहुत टेंशन में आ गए, आरएसएस वाले भी बहुत टेंशन में आ गए कि अरे हमारे इतने बड़े पुरखे
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोका तो कोई ऐसे ही रोक दिया बगैर सोचे समझे? तुम करोगे वोट 30 बार का समझ कर रोका होगा? तो आरएसएस और कांग्रेस के लोगों की मीटिंग हो गई और मीटिंग हो गई तो ये तय किया गया कि इसको रोका जाए। तो रोकने के लिए प्रणब मुखर्जी जो बंगाली ब्राह्मण है उनको जिम्मेदारी दी गई इस पर फैसला करने के लिए। तो आधारित जनगणना नहीं होगी और 2011 में भी जाति जनगणना नहीं हुई। जाति जनगणना के नाम पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं है। राहुल गांधी ने कहा हमने किया है, झूठ बोलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक हजारे कौन है? कुर्मी है। और हरियाणा से बाबा रामदेव को उठाया। बाबा रामदेव कौन है? अहिर है, यादव है। ओबीसी के लोगों को ही आगे किया और क्या कहा? देश में भ्रष्टाचार बहुत सारे कर्तव्य दिखाए। सलवार सूट पहनकर विभागना पड़ा, ऐसे ऐसे कर्तव्य दिखाए योगा के। और देश भर में जाति जनगणना की चर्चा टीवी अखबार वालों ने कर दिया और भ्रष्टाचार की चर्चा करना टीवी अखबार वालों ने जन लोकपाल की चर्चा करना शुरू कर दिया। और मैं देखा जिले जिले में वो ये नहीं समझ पा रहा था, चलो आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता अन्ना हजारे का समर्थन कर रहे हैं, बात समझ में आती है क्योंकि अन्ना हजारे नगर जिले से गए तो बहुत सारे लोग 1 सितंबर 2011 को गए थे, उसमें से बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं जो गए थे। तो गए 5 लाख लोगों को इकट्ठा किया। 1 सितंबर को हम लोगों की रैली थी। एक दिन पहले अपने लोग गए रामलीला मैदान पर। अन्ना जी को कहा अन्ना जी कल का रामलीला मैदान जी को यही रहने दो, इनकी कुटिया यही रहने दो, बाकी लोगों को लेकर हम जंतर मंतर चले जाएंगे, कल आप अपनी रैली कर लो, फिर हम लोग वापस आ जाए। तो अपने लोगों ने कहा ठीक है केजरीवाल जी, आप ठीक ही कह रहे हो, अन्ना जी की कुटिया यहाँ रहने दो। वाले अन्ना को पूछेंगे जाति जनगणना के समर्थन में इतनी बड़ी रैली चल रही है, आपका क्या कहना है? तो आजकल तो अन्ना जो बोलते हैं वही टीवी पर चलता है, तो जाति जनगणना टीवी पर चलेगी और अन्ना हजारे विरोध तो कर नहीं सकते क्योंकि वो खुद ही ओबीसी है, समर्थन नहीं कर सकते हैं। तो अन्ना हजारे ने जाति जनगणना का समर्थन किया तो मुद्दा और आगे बढ़ जाएगा, तो ये तो खतरा हो जाएगा। तो फिर केजरीवाल ने कहा ऐसा करो, आप लोग रैली कर लो, अब अन्ना जी को भी लेकर जा रहे हैं, अन्ना जी को भी छोड़कर नहीं जाए। तो अन्ना जी को भी लेकर चले गए। 5 लाख लोगों की रैली किया हम लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में। किसी गई थी कि आरएसएस और कांग्रेस के लोग मिलकर इस बात को दबाने का काम कर रहे हैं, फिर हमारी गिनती को दबा दिया। जब हम लोग गिनती की बात उठाते हैं तो मीडिया क्या कहती है? इससे जातिवाद बढ़ जाए। और सरकार चलाने वाले लोग क्या कह रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। हम लोग कितने समझदार हैं, समझ गए पहले साथ देना पड़ता है, बाद में विकास होता है। तो पहले साथ दे दिया हम लोगों ने, साथ दे दिया, बिना डाटा के विकास होगा। जब तक गिनती नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा ओबीसी में कितने कक्षा 8 पास बेरोजगार है, कितने हाई स्कूल पास बेरोजगार है, कितने इंटरमीडिएट पास बेरोजगार है, कितने बीए पास बेरोजगार है, कितने बीएससी पास बेरोजगार है, कितने ग्रेजुएट बेरोजगार है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार है, कितने पीएचडी किए हुए बेरोजगार है। ये डाटा अगर नहीं आएगा तो इस डाटा के बगैर विकास कैसे हो? के आधार पर योजना बनेगी, योजना के आधार पर बजट अलॉट होगा और बजट अलॉट होने के आधार पर आपका विकास होगा। अगर गांव के प्रधान के पास बजट ना हो तो विकास करेगा गांव का? क्या करेगा? अरे पैसा ही नहीं होगा तो विकास कैसे करेगा? विकास तो डाटा के आधार पर योजना बनाई जा सकती है और उस योजना के आधार पर हमारा विकास किया जा सकता है। लेकिन 75 साल में हमारी गिनती तक नहीं। और सरकार क्या कह रही है? देश में अमृत काल चल रहा है। अरे भाई 75 साल की आजादी में देश में जो अमृत निकला
उस अमृत में शेड्यूल कास्ट के लोगों को कितना अमृत मिला, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को कितना अमृत मिला, ओबीसी के लोगों को कितना अमृत मिला, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोगों को कितना अमृत मिला, इसकी भी तो कोई समीक्षा होनी चाहिए। तो जेब की तरफ हाथ डालता है, और जब जेब की तरफ हाथ डालता है तो देखता है जेब में पैसा ही नहीं है। जब देखता है जेब में पैसा नहीं है तो सोचता है कि यार पेट्रोल भी डालना पड़ेगा, उसके बाद मीठा भी लेके जाना पड़ेगा रिश्तेदारी में, तो 2-3 हजार रुपए का खर्चा है। उससे अच्छा है टेलीफोन पर ही हाल चाल ले लो, मामला खत्म करो, रिश्तेदारी में जाने की जरूरत नहीं। मैं जब गाँव गाँव घूम रहा हूँ, जिले जिले घूम रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे लड़के मिल रहे हैं, नौजवान। उनको पूछ रहा हूँ भैया क्या कर रहे हो? हमने कहा सही बताने के लिए तो पूछ रहे हैं। कहा सही बात यह है कि हम लोग बीटेक की डिग्री तो ले लिए, सरकार हमको कोई रोजगार दे नहीं रही है। प्राइवेट में हमारे लिए रोजगार है तो जलालपुर, अकबरपुर, फैजाबाद में नहीं है, वो रोजगार है तो नोएडा में है, गाजियाबाद में है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, बम्बई में है, सूरत में है, कलकत्ता में है, दूर रोजगार करके बेरोजगार बैठे हैं। तो 100 बार सोचता है कि यार बीटेक करने के बाद बेरोजगार घर बैठा है, तो इसके साथ अपनी लड़की की शादी कैसे करे? तो इसलिए एमबीए में एडमिशन ले लिया है, ताकि 2-4 साल निकल जाएगा ये बताने में कि एमबीए कर रहे हैं, तब तक ये लड़का आ गया घर और ट्रैक्टर खरीदा और खेत जोतना शुरू कर दिया। तो ये जो बीटेक उन लोगों ने किया है, उनकी क्या गलती? उनकी योग्यता में कोई कमी थोड़े, सरकार उनको रोजगार नहीं दे रही। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, इसको जिसने बनाया उसने उसका रेट भी डिसाइड किया। आप माचिस की डिबिया खरीदने जाओ, माचिस जिसने बनाया वो उसका रेट भी तय करता है, वाला दाम तय करता है, और जब हम खरीदते हैं तो बेचने वाला दाम तय करता है। ये उल्टी गंगा बह रही 75 साल में। मगर ये सब मुद्दा हम लोगों के लिए मुद्दा थोड़े। अरे हालत तो इतना खराब है कि हाई कोर्ट के जज साहब को मेज के नीचे छुपना पड़ रहा है कि हमें गोली न लग जाए। अरे छोटी मोटी स्थिति है। अरे हाई कोर्ट का जज मेज के नीचे छुप रहा है कि गोली कहीं हमें न लग जाए। ये कहां से कहां देश पहुंच गया? पुलिस कस्टडी में दूसरे लोग आकर हत्या करके चले जाए। अभी तक तो पुलिस ही एनकाउंटर करती थी, पुलिस पर बड़े सवाल खड़े होने लगे, कहा आप दूसरों से मरवाते। तो क्या चल रहा है देश में? लेकिन आप तो ताली बजाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कहा जा रहा है कि तो हिंदू मुसलमान का मामला है, कल आप पर भी तो आएगा। नहीं आएगा ऐसा तो है नहीं। सबसे ज्यादा एनकाउंटर ओबीसी समाज के लोगों के हुए जब से 17 के बाद सरकार बदली, और उसमें सबसे ज्यादा एक जाति के, यादव जाति के लोग। किसी पार्टी ने नहीं बोला, हम लोगों ने इस पर हंगामा खड़ा किया पूरे उत्तर प्रदेश में, धरना प्रदर्शन आंदोलन रैली, फिर जाकर के थोड़ा कमी आई। तो ये जो देश के हालात हैं, इसके बारे में अगर हम लोग नहीं समझेंगे, और हम समझे कैसे? देश की जो मीडिया है जिसको हम लोग देखते हैं, उसको इस सब चीज के बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं। उसको किस चीज के बारे में चर्चा करने का समय है? बागेश्वर धाम का बाबा चमत्कार करता है कि नहीं करता। अब बीजेपी के नेता की कोई सुन नहीं रहा है, तो बाबाओं से अपनी बोली बोलवा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है देश में। कई जगह तो व्हाट्सएप फेसबुक पर खबर आके खदेड़ दिए जाते हैं, तो उनको कोई सुन नहीं रहा, तो बाबाओं को आगे करके बोली बोलवा रहे। तो टीवी वाले उस पर डिबेट करते कि बाबा चमत्कार कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अच्छा, चमत्कार कोई डिबेट का विषय है, कोई चर्चा का विषय है? अरे रात में हमारा झोपड़ी है, कच्चा मकान है, उसमें हम सोए, और जब सुबह उठे तो 3 मंजिला मकान पर टहल रहे, तो चमत्कार हो गया। अरे रात में कच्चे मकान में थे, सुबह उठे तो 3 मंजिले के ऊपर टहल रहे, तो चमत्कार हो गया। तो जिसके पास ऐसी चमत्कार की ताकत है वो कर दे। टीवी पर डिबेट की क्या जरूरत है इसके लिए? टीवी पर समय और पैसा बर्बाद करने की क्या जरूरत है इसके लिए? मगर बर्बाद किया जाता है। और हमारे लोग टीवी ऐसे देखते हैं कि अगर शीशा न लगा हो तो अंदर घुस जाए, इतना इंटरेस्ट के साथ देखते हैं, पता नहीं क्या है। फिर टीवी वाले खबर दिखाते हैं पाकिस्तान अब बचेगा नहीं, अब खत्म हो जाए।
बांग्लादेश तो गया बंगाल की खाड़ी, श्रीलंका भी गया, बचेगा नहीं। अब अपनी आदत क्या है, पड़ोसी अगर हमसे ज्यादा दुखी हो तो अपना पड़ोसी अगर हमसे ज्यादा दुखी हो तो कलेजा ऐसे ठंडा हो जाता है। तो जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो जानते, अच्छा चलो विदेश की खबर टीवी चला रही है तो अमेरिका की खबर क्यों नहीं चलाती, ब्रिटेन की खबर क्यों नहीं चलाती, जापान की कोई टेंशन नहीं, घर की कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब जिम्मेदारी सरकार ने ले लिया है। बच्चा आप पैदा करोगे, पढ़ाएगी सरकार। पढ़ाने का तो छोड़ो, अगर आपने बच्चे को डांट दिया जा रहा, आप उसको परेशान कर रहे हो और वो नाराज होकर हेल्पलाइन पर फोन कर दिया बच्चा, तो तब तक बच्चे को नहीं भेजेगी माँ बाप के पास जब तक बच्चा ये नहीं कह देगा कि अब मर जाऊंगा माँ बाप के पास, तब तक नहीं भेजेगी। माँ बाप कितना बेकार। सारा पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार है, पढ़ने के बाद नौकरी की जिम्मेदारी सरकार है, नौकरी के बाद घर देने की जिम्मेदारी सरकार है। तो टेंशन किस बात की? यहाँ तो घर हमारे लोगों कैसे बनता, एक बार बहुत मेहनत किया तो नींव डलवा, फिर दूसरी बार पैसा इकट्ठा किया तो खंभा खड़ा किया, फिर तीसरी बार पैसा इकट्ठा किया तो दीवार खड़ी किया, फिर चौथी बार पैसा इकट्ठा किया तो लिंटर डाला। चूना लगाने का काम तो अगली पीढ़ी करेगी, ये पीढ़ी कर नहीं पाती है। ऐसा ये मानसिकता बनाने का काम चल रहा है, हमारे एजेंडे हमारे मुद्दे को गायब किया जा रहा है। टीवी अखबार वाले हमारी खबर नहीं दिखाते, इसलिए हमने सोचा कि डायरेक्ट ही अपने लोगों को अपनी बात बताया जाए, अपनी बात समझाया जाए। इसलिए हम लोग नया वाला चर्चा के काम पंडित जी आए हैं और पानी लेके आ जाए, चाय लेके आ जाए। पंडित जी समझा दिए कि प्रधानी के चुनाव में वोट हम ही को दीजिएगा गौतम जी, इसी में भलाई है। समझा कर पंडित जी बाहर निकले, तब तक दूसरे पंडित जी मिल गए। पंडित जी को कहा पंडित जी इतना गिर गए, जय भीम बोलने लगे, वहां जाकर पानी पीने लगे। पंडित जी ने कहा नहीं समझते हो, राजनीति है ये सब, राजनीति में सब करना पड़ता है। और हम उनके भीम को थोड़े ही जय भीम बोल रहे हैं, तो अपने महाभारत वाले भीम को जय भीम बोल। तो कुछ जाने लगे, थोड़ा दिमाग इनका भी खराब कर रहे शेड्यूल कास्ट वालों, मगर ओबीसी वालों का चोली दामन का साथ है। जन्म से लेकर मरने के बाद तक का कोई काम बगैर पंडित जी का होता ही नहीं। बच्चे हमारे लोग पैदा करते, नाम पंडित जी रखते हैं, बच्चे को बड़ा हमारे लोग करते हैं। जब बड़ा हो जाता है, शादी का समय आता है, तो शादी की तारीख पंडित जी निकालते हैं, शादी पंडित जी कराते, घर हमारे लोग बनाते हैं, गृह प्रवेश पंडित जी करते। और जब आदमी ये करते करते मर जाता है तो ये विरासत में गुलामी अपने बेटे को देकर जाता है। बाप के मरते ही बेटा पंडित जी के पास पहुंचता है और पूछता है पंडित जी हमारे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई कि नहीं मिल गई। अब पंडित जी कह दे पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई तो फिर क्या होगा, कहां से आए, कौन देगा पैसा? शांत हो गई आत्मा तो फिर खिलाने पिलाने सारा प्रपंच करने की क्या जरूरत है? तो पंडित जी ये कह नहीं सकते शांत हो गई, तो भटक रही है, भटक रही तो क्या करना होगा? 13 ब्राह्मण को खिलाना होगा, 21 ब्राह्मण को खिलाना होगा, 51 ब्राह्मण को खिलाना होगा, 101 ब्राह्मण को खिलाना होगा, 501 ब्राह्मण को खिला। जितना मजबूत चौधरी उतना ज्यादा ब्राह्मण खिलाना। और तब तक जब तक ये सब क्रियाक्रम ना हो जाए तब तक हसुआ खुरपा खुरपी रख के, कुल्हाड़ी उल्हाड़ी बाटा वाटा रख के बुढ़ारी सोइएगा, नहीं तो पिताजी की आत्मा भटक ही रही है, किसी दिन रात में आ गई तो तुम्हारा गला दबा देगी। अरे भाई, बेअकली की कोई हद होनी चाहिए, कोई हद ही नहीं है बेअकली की। अपने बाप पर भरोसा नहीं, वो पिताजी आएंगे हमारा गला दबाने। अरे यार, बाप पर भरोसा नहीं करते, पंडित पर भरोसा करते। अरे आत्मा में इतनी ताकत होगी तो पिताजी सोचेंगे अब हम नहीं है, हमारा बेटा एकदम सुखी रहे, जितने दुश्मन है रातों रात जाके सबका गला दबा देंगे, सारे आपका दुश्मन खत्म कर देंगे। अगर पिताजी की आत्मा में शक्ति होगी, ताकत होगी तो ये करने का काम करेगा, तुम्हारा गला दबाने का काम नहीं करे, तुमको डरने
जितना हमें दोगे सब ऊपर पिताजी को मिलेगा। तो खिलाते हैं पंडित जी को, मोटे होते हैं पंडित जी। पंडित जी जितने मोटाते हैं उतने हमारे लोग देखते हैं, उतने खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? मोटे हो रहे हैं पंडित जी और हमारे लोग लग रहा ऊपर पिताजी मोटे हो। अरे हिंदुओं को इकट्ठा होना, कहाँ इकट्ठा होगा? यादव जी के पीछे हिंदू इकट्ठा होगा कि समाज जी के पीछे इकट्ठा होगा कि कुर्मी जी के पीछे इकट्ठा होगा, मौर्य जी के पीछे इकट्ठा, इसके पीछे इकट्ठा हो? अरे इसका ठीका तो पंडित जी के पास है, जन्म से लेकर मरने के बाद तक का। इकट्ठा किस बनाने की ताकत उसको दे दी है। पहले सर पर बिठा लिया, फिर चिल्लाते हैं हमारी गिनती नहीं कर रहा, हमारा आरक्षण नहीं दे रहा, हमारे साथ ये कर रहा, हमारे साथ वो कर रहा। तो सर पर बिठाया किसे? सर पर तो हमें लोग बिठा रहे हैं अकली में, तो हमें समझना पड़ेगा। और कितने अकलमंद हैं हम लोग, हम देखो कितना आसानी से समझ रहे हैं। एक मुसलमान रहे हैं 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, 500 साल बाद, जब ऐसा पैदा करते 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 500 साल में जब मुसलमानों की संख्या बढ़ जाएगी तब वो देश पर कब्जा कर लेंगे। ये बात इतने अकलमंद लोग, और इतना अकल की बत्ती हमारी नहीं जलती कि जब संख्या बढ़ने से ही देश पर कब्जा होता है तो हमारी संख्या तो हार ही ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं कब्जा कर लेते और सबका कब्जा रोक देते? इतना अकल की बत्ती ही नहीं। तीन समय हम लोग बहुत बड़े वाले हैं। मुसलमान से लड़ना है तब तो हम ही हिंदू, तब तो पंडित जी हिंदू नहीं होते। मुसलमान से लड़ने के लिए हम हिंदू, वोट देने के लिए हम हिंदू, चंदा देने के लिए हम हिंदू, जब अधिकार की बात करें तो हम हिंदू नहीं। 16 नवंबर 92 को जब मंडल कमीशन का फैसला आया, 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया, 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू की गई। अगर उस समय ओबीसी के लोग देश की पार्लियामेंट घेरते तो 12 करोड़ नौकरियां ओबीसी समाज के लोगों को मिलती। लेकिन पंडित जी लोगों ने सोचा अगर ये आगे पार्लियामेंट में तो देना पड़ेगा 12 करोड़, बड़ा खतरा है, रोको। कहा विरोध करोगे तो रुकेगा नहीं और आएगा, समझ जाएगा। कहा विरोध मत करो, डाइवर्ट करो। तो पंडित जी लोग हम लोग के घर में आ गए, कहा राम जी का मंदिर बनाना अयोध्या में बहुत जरूरी है। तो हमारे लोगों ने कहा बना लो, चंदा दे देते हैं। कहा चंदे की जरूरत नहीं है, चलने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ मंदिर बनाना है वहाँ मस्जिद है और मुसलमान रोक रहे हैं, इसलिए वहाँ लड़ना पड़ेगा। और लड़ने में तो आपके पुरखे लड़ते थे, तो आप ही बहादुर हो, आप ही चलो। तो इसलिए विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवीन तोगड़िया को आगे किया, रितंबरा को आगे किया और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिरवा दी। आज तक ओबीसी के लोग समझते हैं बाबरी मस्जिद मुसलमानों के खिलाफ गिराई गई, गलत समझते हैं। बाबरी मस्जिद आपको 12 करोड़ नौकरियां नहीं मिलनी चाहिए, इस देश में आपकी सत्ता नहीं आनी चाहिए, आपको आपका हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए और आपके हक अधिकार पर ब्राह्मणों का कब्जा होना चाहिए। इसके लिए गिरवाई ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर और गिर गई, आपकी 12 करोड़ नौकरियां चली गई। अगर मैं पूछूं इसमें मंडल कमीशन कितने लोगों ने पढ़ा है ओबीसी के, तो हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च के बारे में उनसे पूछ रहा है, क्योंकि मंडल कमीशन पर चर्चा ही नहीं हो पाई। मंदिर मस्जिद की चर्चा में हमारे लोग मस्त थे, आज तक नहीं समझ पाए। चलो 12 करोड़ नौकरियां त्याग दिया, किसके लिए? मंदिर के लिए। ट्रस्ट बनाया गया, एक भी ओबीसी को ट्रस्ट में नहीं रखा। अरे हमने कहा आरएसएस वालों, बीजेपी वालों, दूसरे ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू हैं, अगर आप ये घोषित कर रहे हो तो हम मान लेते हैं। मगर विनय कटियार भी खराब वाले हिंदू, कल्याण सिंह भी खराब वाले हिंदू थे, उमा भारती भी खराब वाले। दलित का संगठन बनाने के काम में हम लोग लगे हुए हैं। दिल्ली से एक मैसेज छोड़ा जाए तो गांव तक पहुंचना चाहिए और गांव में हमारे लोगों के ऊपर अगर कोई समस्या आती है तो वो मैसेज भी ऊपर तक जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाने में हम लोग लगे हुए हैं।